दोस्तों, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी के द्वारा अभी रिसेंटली कई सवाल उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। कि एक तो ये कि कई जगह पर वोटर्स की डुप्लीकेसी देखी गई है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इग्नोर किया। वहीं दूसरी तरफ कई जगह ऐसी भी है जहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो थे उनकी जब डिमांड की गई तो वो नहीं अवेल कराए गए। तो इन सवालों का जब पूरा पिटारा राहुल गांधी जी के द्वारा खोला गया तो वहां पर आप देखोगे कि कर्नाटका की एक असेंबली एरिया है, दैट इज महादेवपुरा। ठीक है, बेंगलुरु का महादेवपुरा। बोलो वहां पर 1 लाख से ज्यादा फेक वोटर्स जो हैं वो एनरोल्ड है। तो ऐसे में इनके द्वारा ये डिमांड की गई है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखो यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर सवाल उठाना देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। यहां पर इंस्टीट्यूशंस फेयरली और इम्पार्शियली काम करें, ये हमारे लिए जरूरी भी है। बट वहीं पर राहुल गांधी जी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उनके पीछे कितनी पुख्ता इनके पास सबूत हैं, बातचीत है, वो जानना बड़ा जरूरी है। तो इस बात को ही ध्यान रखते हुए जो कर्नाटका असेंबली सेगमेंट, ये महादेवपुरा वाला केस है ना, तो कर्नाटका के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनके द्वारा राहुल गांधी जी को यह कहा गया कि आपके पास में जो भी सबूत हैं इन माल फंक्शनिंग को लेकर के, उन सबूतों को विद ओथ आप सबमिट कराइए। तो ऐसी परिस्थितियों में राहुल गांधी जी के द्वारा यह कह दिया कि देखो जी हम पॉलिटिशियन है, हमारे द्वारा तो कही हुई बात ही हमारी ओथ है। तो ये थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारा पॉइंट है कि यहां पर इनको एविडेंस देने पड़ेंगे, तब जाकर के इस पर कार्रवाई होगी। और ये एविडेंस की डिमांड किस बेसिस पर हुई है? कर्नाटका सीईओ जो उनके द्वारा जो कहा गया है वो स्टेटमेंट देखो। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू साइन एंड रिटर्न द एनक्लोज्ड डिक्लेरेशन ओथ अंडर रूल 23B of registration of electors rule 1960 along with the names of such electors so that necessary proceeding can be initiated। सबूत देना पड़ेगा इनको, फिर उसके बाद में कोई कार्रवाई हो पाएगी। और ये फैक्ट भी बात है कि आप ऐसे उड़ती कोई बात बोल दो, पॉलिटिशियन कुछ भी बोल दे, तो वो एक अलग पॉइंट होता है। बट यस, वाकई में हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है तो सबूत तो देने की जरूरत है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है और बड़ी क्रूशियल भी है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहां पे। ऐसे इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठना कोई ठीक बात नहीं है। ठीक है, देखो सवाल उठना डेमोक्रेसी का पार्ट है, बट रिपीटेडली सवाल उठ रहे हैं तो ऐसे में इन चीजों को समय रहते हुए क्लियर करना भी जरूरी हो जाता है। अब यहां पर कांग्रेस की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो थोड़ा सा एक तरीके से कहते हैं ना कि कंसर्निंग भी हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस का ये आर्ग्यूमेंट है या राहुल गांधी जी का ये आर्ग्यूमेंट है कि 16 सीटों का हमारा टारगेट था जीतने का, हम जीत रहे थे, पर हम जीते एक्चुअल में 9 ही। तो इस सिचुएशन में यहां पर राहुल गांधी जी के द्वारा जो डिमांड की जा रही है ना, वो डिमांड कैसे पूरी हो सकती है उसके लिए इनको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये पूरा मोटा मोटा सिनेरियो है। अब देखो हम पूरा डिटेल में समझेंगे हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनको। डेट आज की 8 अगस्त 2025 है ही, बट आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 10 तारीख को आप लोगों को यूपी ओनली आईएएस यूपीएससी प्रारंभ चैनल ज्वाइन करना है, और वहां पर जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए एक सरप्राइज बैच लॉन्च हो रहा है, जहां पर आप लोगों के लिए जो डिमांड रही है आप लोगों की तरफ से वो फुलफिल करने की पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से कोशिश है। तो ऐसे में जो चैनल है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर लीजिए ओनली आईएएस यूपीएससी प्रारंभ। ठीक है, वाईटी चैनल है, वहां पर मिलते हैं 10 तारीख को। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली बात हो रही है। खैर स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल्स की। सबसे पहले बात करते हैं ताइवान्स ग्रेट रिकॉल वोट। देखो रिकॉल वाला जो सिस्टम है ये मोरलेस डायरेक्ट डेमोक्रेसीज में देखने को मिलता है, जहां पर इंडिविजुअल्स का सीधा पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में। अब ताइवान छोटा कंट्री है तो वहां पर इंडिविजुअल्स का से हमेशा रहता है। स्विट्जरलैंड का भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल आपके पास में है। तो यहां पर क्या हुआ है वो देखो। ताइवान के वोटर्स ने 24 लॉ मेकर्स, जिनको इन्होंने जिताया था, चुनाव में जीते हैं, बट अब 24 लॉ मेकर्स को यह कहा गया है कि भाई आप अपनी जगह छोड़ो, रिजाइन करो। और वो 24 लॉ मेकर्स कौन है? अभी जो रूलिंग पार्टी है ना, उसके अगेंस्ट में बैठने वाली पार्टी, दैट इज क्योमिंटांग, केएमटी पार्टी है ना, उसके लीडर्स हैं। उनसे डिमांड की जा रही है कि आप छोड़ो अपनी जगह को। तो ये एक मास सिटीजन लेड कैंपेन ताइवान में चल रहा है, जिसमें 31 ऑपोजिशन क्योमिंटांग लीडर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, उनके खिलाफ में। सवाल यह है
कि भाई आप लोग देश के इंटरेस्ट के खिलाफ में काम कर रहे हो या फिर एक तरीके से आपको कंड्यूसिव मैनर में काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में जो रूलिंग पार्टी है ना, उसके द्वारा ये पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है अगेंस्ट द ऑपोजिशन पार्टी। तो रिकॉल वोट जो होता है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि जब आप अपना वोट डाल करके इलेक्टेड इंडिविजुअल्स को आगे भेज देते हो अपने लीडर के तौर पे, और वो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करे, तो वहां पर इलेक्टर्स मतलब जो वोटर्स हैं उनके पास में अधिकार होता है रिकॉल वोट के बेसिस पे कि वो उसको कह सकते हैं कि भाई आप हट जाइए, आपकी पोजीशन को आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। तो रिकॉल का मतलब ये है, ठीक है। तो एक तरीके से इलेक्टेड लेजिस्लेटर को आप रिमूव करने की बात करते हैं, या पब्लिक ऑफिशियल को, या ये और सारा काम होता है रिकॉल एक्ट के तहत। मतलब आप कह सकते हो कि जो इलेक्टेड इंडिविजुअल उसको हटाना है, कोई पब्लिक ऑफिशियल उसको हटाना है, या कोई कानून या कोई लॉ बन गया उसको विड्रॉ करना है, तो उसके लिए रिकॉल वाला सिस्टम आता है। पर मेजरली इसमें किसमें जो इलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको हटाने के लिए काम आता है। और ये जो ताइवान में हो रहा है ना, इसके पीछे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि वहां की रूलिंग पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, उस पार्टी ने लोगों को साथ में लिया है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन भी है ब्लू बर्ड, उसके साथ मिलकर के ये काम कर रहे हैं। और ऑपोजिशन के 24 इंडिविजुअल्स को बोल रहे हैं कि भाई आप रिजाइन करो, हटो यहां से, ठीक है। फिर आ जाते हैं कार्बन सिंक पे। देखो अभी एक स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें ये बताया गया है, नेचर जो आपका जर्नल है उसमें, कि यूरोप जिस तरीके से टारगेट कर रहा है कार्बन कैप्चर करने के लिए, कार्बन सिंक तैयार करने के लिए, वो टारगेट्स अचीव होना मुश्किल है। कारण कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के चलते एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, कभी हीट वेव आ रही है, तो कहीं पर फ्लड्स आ रहे हैं, तो कहीं पर हवा के बहुत तेज झोंके आ रहे हैं। इसके चलते क्या हो रहा है कि जो काम फॉरेस्ट के जरिए कार्बन कैप्चर का किया जा सकता है, कार्बन सिंक का किया जा सकता है, वो काम यूरोप में नहीं हो रहा। और कई दूसरे ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिन्होंने फॉरेस्ट का बैलेंस बिगाड़ रखा है यूरोप में। तो ऐसे में यूरोप जो टारगेट लेके चल रहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल होने वाले हैं 2050 तक, वो शायद मुश्किल हो जाएगा। समझते हैं पूरा डिटेल में। देखो कार्बन सिंक का मतलब, आप या तो नेचुरली या आर्टिफिशियली कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करो जिससे कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो हमने एमिट कर रखी है, उसको हम कैप्चर कर सकें, जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो फुटेज है एटमॉस्फेयर में वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। इसके लिए नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास में फॉरेस्ट होते हैं, सॉइल में भी सॉइल सिक्विस्ट्रेशन का सिस्टम होता है, और ओशियन में भी आप ओशन एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं, एल्गल ब्लूम करवा करके। एल्गल ब्लूम मतलब एल्गीज की ग्रोथ करवा करके, फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ करवा करके। तो कुल मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए एक तो नेचुरल प्रोसेस होता है, दूसरा आप आर्टिफिशियल मेथड तैयार कर लें, जैसे कि हवा से आप कार्बन को हटाने की कोशिश करें, तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में काम करें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये दो तरीके से कार्बन सिंक तैयार किया जा सकता है। बट ये जो स्टडी है ना, ये बड़ी कंसर्निंग है यूरोप के लिए। कैसे? 2010 से 14 और फिर उसके बीच 2020 से 22 के बीच में स्टडी हुई, जिसका नतीजा क्या निकल के आया कि यूरोप में जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी है फॉरेस्ट एरिया की, वो 27% तक रिड्यूस हो चुकी है। 27% तक रिड्यूस हो चुकी है। आप सोचो कितनी कैपेसिटी डिक्लाइन है। दूसरा 2025 का डेटा इंडिकेट करता है कि फॉरेस्ट कार्बन सिंक एबिलिटी और ज्यादा डिक्लाइन करने वाली है। इसका मतलब यह है कि फॉरेस्ट होने के बावजूद भी यूरोप में कार्बन कैप्चर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब क्या कारण है? पहला तो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, वहां पर ड्रॉट्स, हीट वेव्स और इनका कंपाउंड इवेंट मतलब मिक्सअप होना, ठीक है। इसके चलते वहां पर जो नेचुरल एक एग्जिस्टेंस है ना फॉरेस्ट की, वो चैलेंज का सामना कर रही है। इवन फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, ट्री की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही। तो पहला तो क्लाइमेट एक्सट्रीम। इसके अलावा इसके बाद में कुछ सेकेंडरी इंपैक्ट्स। अब आपको पता है कि अगर फॉरेस्ट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेंगे तो फिर वहां पर ड्राई फॉलिएज हो जाएगा, बहुत सूखे पत्ते ये पेड़ हो जाएंगे, तो वहां पर फिर वाइल्ड फायर लगने का डर, पेस्ट आउटब्रेक का डर, क्योंकि वहां पर मोनोकल्चर को प्रमोट कर रखा है, एक ही पेड़ की बहुत सारी आपने ग्रोथ कर रखी है अपनी कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो उसका नतीजा कई बार बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक ग्रोथ होनी चाहिए फॉरेस्ट एरिया की, वो नहीं हो पा रही है। जो कैप्चर करने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की होनी चाहिए फॉरेस्ट एरिया में, वो नहीं हो पा रही है। फिर आ जाओ फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। आज आप देखो कि जो इंडस्ट्रियल
जो अप्रोच रख करके यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी कॉलोनीज में भी मोनोकल्चर को प्रमोट किया कि लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो कि फिर बाद में हम फर्नीचर के तौर पे काम ले लें, तो वही पर्पज से अपने खुद के जंगल उन्होंने काटे। नतीजा क्या हो रहा है कि वहां पर सिंगल ट्री स्पीसी 30% से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को कवर कर रही है, और उसमें भी मेजर है स्प्रूस, जिसका यूज किया था फर्नीचर में और इंडस्ट्रियल पर्पज से। इसके अलावा 27% जो एरिया है जंगल का एरिया, वहां पर जो पेड़ हैं उनकी एज का ही आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा ओल्ड है तो कोई अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। बट पॉइंट इज कि यहां पर अगर ओल्ड एज स्टेज पे कोई भी अगर प्लांट चल रहा है तो मान के चलिए उसकी कार्बन कैप्चर करने की क्षमता कम है। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी और जो रेजिलियंस होती है फॉरेस्ट एरिया की, एक नेचुरल इकोसिस्टम की, वो आपने खत्म कर रखी है। तो ये चीजें मिलकर के भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और लैंड यूज फैक्टर्स, आपने एफॉरेस्टेशन नहीं कर रखा, जो जंगल काट दिए वो कटे हुए पड़े हैं अभी भी। दूसरा, फॉरेस्ट जो है वो पुराने हैं, पुराने फॉरेस्ट है तो उनकी ग्रोथ रेट कम होती है। भाई एक तो होता है यंग प्लांट्स, एक होते हैं ओल्ड प्लांट्स जो कि अपनी मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो सिचुएशन वहां पर है। फिर आ जाओ हार्वेस्टिंग रेट, लगातार वहां पर कटाई होती चली जा रही है। साथ ही साथ आपने फॉरेस्ट सॉइल को डिस्टर्ब कर रखा है। आज देखो, जो कार्बन स्टोरेज की बात करें तो कार्बन स्टोरेज के लिए टॉप सॉइल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो ऊपर ही ऊपर की जो हमारी जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसका टॉप होराइजन, राइट। तो वहां पर बोला ऑलरेडी कार्बन स्टोरेज आपने इतना ज्यादा कर दिया जिसके चलते वो कार्बन कैप्चर करने की क्षमता वहां पर भी नहीं है। तो ये सिनेरियो जो है, ये सारी चीजें मिलकर के यूरोप के कार्बन सिंक को एक तरीके से एक कैपेबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। इसका इंप्लीकेशन मैंने बताया कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी टारगेट लेकर के चल रहा है यूरोप, वो अचीव होना मुश्किल है। यूरोपियन यूनियन का टारगेट है कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन उसको 55% तक हम रिड्यूस कर देंगे, वो अचीव होना मुश्किल है। तो ये सिनेरियो अभी निकल के आ रहा है स्टडी में, जो कि बड़ा कंसर्निंग है। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। देखो, बीआईएस की बात करें तो अभी देखें तो इस बीआईएस के द्वारा मार्केट सर्विलियंस ड्राइव कंडक्ट किया गया 2024-25 के साल के लिए, ठीक है। इसमें यह था कि भाई जो भी प्रोडक्ट हमारे देश में बिक रहे हैं गुड्स, ठीक है, तो उनका एक इन्वेस्टिगेशन हो कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो स्टैंडर्ड्स को तो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, पर्टिकुलरली ई कॉमर्स या फिर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, कि हाँ जी देखो आप 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट की, तो कहीं पे वो क्वालिटी स्टैंडर्ड वाइज तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। इस चीज को चेक करने के लिए एक ड्राइव इन्होंने रन कराया बीआईएस ने। तो बीआईएस की बात करें तो 1986 में एक्ट आया था आपका बीआईएस एक्ट, उसके आधार पर स्थापित हुआ, फिर उसको अमेंड कर दिया गया 2016 में, ठीक है। तो बीआईएस एक्ट 2016 के तहत इसकी स्टैब्लिशमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर आ जाओ किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटस की बात करें तो ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, मतलब हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं गुड्स के नाम पर, वो सारों को स्टैंडर्ड क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, वो बीआईएस के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करना, क्वालिटी एश्योरेंस और गुड्स को सर्टिफाई करना कि भाई किस क्वालिटी का कौन सा गुड है, कौन सा प्रोडक्ट किस क्वालिटी का रहेगा। इससे क्या होता है, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन हो पाती है। हम अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो वहां पर देखते हैं ना आईएसआई मार्का है कि नहीं, ज्वेलरी लेने गए तो होलोग्राम है कि नहीं, ये चीजें चेक करते हैं, ये बीआईएस इशू करता है। इससे क्या होता है कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है और कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होता है। फिर आ जाओ बीआईएस है ना, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ में भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करता है, और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है ना आईईसी, उसमें भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसके अलावा इंडिया की तरफ से डब्ल्यूटीओ में टीबीटी इंक्वायरी पॉइंट के तौर पर भी काम करता है। टीबीटी पॉइंट मतलब हो गया टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड एग्रीमेंट। ये बेसिकली ऐसा हो गया कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो उस टाइम पर ये मतलब यही कि आपको कोई स्टैंडर्ड डिसाइड करना है, तो उस केस में आपको टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को देखना जरूरी है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, मोबाइल फोन बना रहे हैं, कुछ भी है ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये देखने की जरूरत होती है कि वो टेक्निकली इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो ऐसे में डब्ल्यूटीओ में टीबीटी इंक्वायरी पॉइंट के तौर पे अगर इंडिया की तरफ से कोई पार्टिसिपेट करता है तो वो आपका बीआईएस ही है। फिर आ जाओ कौन कौन से सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं। देखो, एक तो आईएसआई मार्का दिया जाता है जो कि इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स को सर्टिफाई करता है कि क्वालिटी क्या है। दूसरा, हॉलमार्क का जो होता है जैसे कि गोल्ड की प्योरिटी के लिए, तो वो भी बीआईएस के द्वारा दिया जाता है।
FMCS के लिए जैसे फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम की बात करें, वो भी इनके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम CRS, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT गुड्स के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा मैंडेटेड है, वो भी इनके द्वारा ही इशू किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी, भाई सीधी बात है कि कोई भी प्रोडक्ट आप अगर तैयार कर रहे हो तो उसका स्टैंडर्ड आपको चेक करना होता है। मोर और लेस ये जो आपका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम है ना, उसी के अंडर में ये डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी ये भी BISC करता है कि हाँ जी वाकई में हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो स्टैंडर्ड्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में फॉलो किए गए हैं और हम इसको सर्टिफाई करते हैं। तो ये मोटा मोटा BIS का काम हो गया, ध्यान रख लेना मेजर सर्टिफिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बाकी जो दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, ये इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, इसमें 167 मेंबर कंट्रीज हैं। ये जब भी कोई डिसीजन या स्टैंडर्ड डिसाइड करता है इंटरनेशनली तो वो कंसेंसस बेस्ड होता है, मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज है ना उन सब की सहमति होती है कि हाँ यार ये काम तो इस तरीके से होना ही चाहिए प्रोडक्ट को लेकर के, तो वो यस कर देते हैं। ठीक है, वॉलंटरीली डेवलप किया हुआ ये पूरा मैकेनिज्म है और ये इनोवेशन को प्रमोट करते हैं और जो भी ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको टैकल करने के लिए कलेक्टिवली काम करने का काम भी करता है। ठीक है जी, फिर आ जाइए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, उसमें भी BIS हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जाता है। तो ये ग्लोबल बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, 170 से ज्यादा मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको लेकर के यहां पर स्टैंडर्ड्स फाइनलाइज करने की डिस्कशन होती है। इसमें भी असेसमेंट जो होता है वो ये देखा जाता है 4 डिफरेंट पैरामीटर्स को देख करके 4 डिफरेंट कंफर्मिटी असेसमेंट सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है। जैसे मतलब कोई भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट को तो उसमें 4 चीजों को देखा जाता है कि भाई डिवाइस है, सिस्टम है, इंस्टॉलेशन है, सर्विस और पीपल है। तो उनको देख करके ओवरऑल देखा जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो कैसे काम करेगा और उसको कैसा होना चाहिए। इंटरनेशनली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जो भी स्टैंडर्ड डिसीजन लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स को फाइनलाइज करने से संबंधित डिसीजन लिए जाते हैं, वो EIC के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। बाकी IEC की बात करें तो ये 10,000 के लगभग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं, जिनका मेन काम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को हम अप टू द मार्क डेवलप करें, क्वालिटी वाइज डेवलप करें इंटरनेशनली, जो कि फिर क्वालिटी में वही बात है, एनर्जी एफिशिएंसी भी आए, एनवायरमेंटल इंपैक्ट है वो भी कम आए, वो सारी चीजें देखने की होती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में इतने ही हमारे पास में आर्टिकल्स थे। बाकी इस वीडियो की PDF के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।